भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, संस्कृति संवाद में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन प्राचीन परंपराओं की ओर जो पीढ़ियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं। गांव में बसने वाले हमारे पूर्वजों की धरोहर हमें जीने का एक अनूठा तरीका सिखाती है। खाने पीने से लेकर पहनावे और रहन सहन तक हर छोटी बड़ी चीज में छुपा हुआ है हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति की पहचान। हमारे समाज में विविध जातियां और समुदाय आपसी सद्भाव और सहयोग के साथ रहते आए हैं। सामाजिक जीवन का आधार रहा है भरोसा और पारंपरिक सहयोग। यही विश्वास हमारी कार्यशैली और जीवन मूल्यों को दिशा देता है। उत्तर भारत के गांव से लेकर दक्षिण भारत के खेतों तक यही परंपरा हमें एक सूत्र में बांध के रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के संस्कृति संवाद की। The boatmen of India are spread all along the coastal areas of the country. आपका अस्तित्व बोलता है, आपकी अस्मिता बोलती है। अपने वैदिक ग्रंथों, बलिदानों और ऐतिहासिक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध पवनार की स्थापना प्रवर सेन द्वारा की गई। IGNCA के मीडिया सेंटर और जिल्द संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में होली पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संगीत सिर्फ स्वर, लय और ताल का संयोजन भर नहीं है, बल्कि ये आत्मा को छू लेने वाली साधना है। भारत में कई ऐसे सुर साधक हैं जो अपनी साधना में हमें अव्यक्त की अनुभूति करा देते हैं। आज सांस्कृतिक प्रस्तुति में हम सुनेंगे एक ऐसे ही साधक जो ध्रुपद परंपरा की विरासत को समृद्ध कर रहे हैं। वो विश्वविख्यात डागर घराने की 20वीं पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं और रुद्रवीणा वादन की दुर्लभ परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब उनकी रुद्रवीणा गूंजती है तो हर स्वर मानो प्रार्थना बनकर श्रोताओं के दिल में उतर जाता है। तो आइए सुरों की इस नदी में डुबकी लगाते हैं और रस लेते हैं इस अद्भुत संगीतमय साधना का।
संगीत की मधुर अनुभूति के बाद अब चलते हैं गोवा के समुद्री तटों की ओर, जहां लहरें भी परंपरा की कहानी कहती हैं। गोवा में रहता है एक खास समुदाय खारवी, जो समुद्र से गहरा नाता रखने वाला पारंपरिक मछुआरा समाज है। सदियों से ये लोग समुद्र को सिर्फ आजीविका का साधन नहीं मानते, बल्कि उसे दोस्त मानते हैं। आज की डॉक्यूमेंट्री बोटमैन ऑफ इंडिया खारवेज फ्रॉम गोवा में हम देखेंगे उनके रोजमर्रा का जीवन, उनके लोकगीत और नए जमाने में पुरानी परंपराओं को बचाने की कोशिश। ये लोग समुद्र के वो साथी हैं जो हर दिन नई चुनौतियों के साथ लड़ते हैं। आइए उनकी जिंदगी को और करीब से जानने और महसूस करने की कोशिश करते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए। The boatmen of India are spread all along the coastal areas of the country. The fishermen are considered an offshoot of the boatmen. Goa was ruled by a great number of Indian kingdoms and dynasties from the start of the 4th century to around the 14th century. But from the 14th century onwards, it became a trading center on the west coast. Then in early 16th century, it became Portugal's first territorial acquisition in Asia. The Goan boatmen were into fishing business during the Portuguese rule, and they continued with their occupation even after the Indian government took over. Fishing is an occupation which is popular in Goa from time immemorial. The original tribal settlers in Goa were fishermen and hunters, and the villages were developed near the sea and near the rivers. Even today, all along the coast and inland waterways, fishing is a major occupation, and in fact, it is a stronghold of the community. It is almost the third largest occupation after mining and tourism in Goa. ह्या समाजाक खारवी समाज अशें गोंयांत म्हटलें जाता. खारवी समाज हे The fishing community is the oldest community, and they are called Kharvis. हे समाज हे खरे म्हटल्यार आरमारी मराठा They are also known as Koli fishermen, Raponkar, and Peglikar, etc. हेचेर हल्लो करपा खातीर आयल्ले लोक. शेवट हे लोक गोंयांत It is also believed that the name Kharvi society was given to them by the Maratha warrior Shivaji. हळूहळू खराब हिराचो अर्थ मागीर These people were part of Shivaji's naval army, which came to Goa to attack the Portuguese. समाज अशें म्हणून घेता. Originally, they were called Kharveer, the brave people of the sea. And later, the word got changed to Kharvi, which got popularized and has been used since then.
The Kharvi's fishing process starts when the fish comes towards the surface of the sea. Some people have this assumption that Goa is a Christian-dominated state. But this is not true. 2/3 of the population, in fact, is Hindu. People of both the communities worship their gods, take blessings for the happy, prosperous, and peaceful lives, and move on, hoping that the next day will just bring more good. फिशिंग कम्युनिटीचो नारळी पौर्णिमा हो व्हडलो उत्सव आसा ज्या हो उत्सव केल्या नंतरच हो सण साजरो केल्या नंतर The major festival of the Hindu fishing community is Nariyal Purnima, when the boatmen hold prayers before going for fishing. और आज से हमारा हिंदू धर्म का नया साल शुरू हो गया है, इसीलिए हम इसी गुड़ी की प्रार्थना करते हैं। समुद्र किनारे बसे जीवंत समुदाय खारवी के बाद अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार का। इसमें आज हम आपको मिलवा रहे हैं प्रख्यात पत्रकार, लेखक और शोधकर्ता पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर से। श्रीधर जी भारतीय पत्रकारिता के उन सशक्त हस्ताक्षरों में से हैं जिन्होंने न सिर्फ पत्रकारिता में नए मानक स्थापित किए बल्कि उसके इतिहास और मूल्यों को भी सहेजने का काम किया। भोपाल स्थित माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान की स्थापना उनका एक कालजयी काम है। तो आइए सुनते हैं उनसे हुई खास इंटरव्यू के कुछ अंश। सर, आप मध्य भोपाल में रहकर आपने पत्रकारिता आपने प्रारंभ की और अब तक जो है भोपाल में ही रह रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। तो क्या स्थान या क्षेत्र पत्रकारिता के दृष्टि और सरोकार तय करने में सक्षम होता है? हर स्थान की अपनी कोई विशेषता होती है। अकेला उसका भूगोल नहीं होता, उसका नागरिक शास्त्र भी होता है, उसका सांस्कृतिक परिवेश भी होता है और उसके अनुसार इसका निर्धारण होता है। उसके अनुसार उसकी भाषा होती है। हम लोग अलग अलग समाचार पत्र देखें तो अपराध की खबरें यदि देखें तो भोपाल में उसकी समाचार अलग भाषा में बनते हैं, ग्वालियर में अलग भाषा में बनेगी, चंबल में, बुंदेलखंड में अलग भाषा में बनेगी, बिहार उत्तर प्रदेश में अलग भाषा में बनेंगे। ये जो वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का परिवेश जो होता है, वहाँ की जो सामाजिकता होती है, वहाँ के जो सांस्कृतिक सरोकार होते हैं, इस सबसे मिलकर भाषा और लहजा बनता है, उसका पत्रकारिता पर भी असर होता है। और बनसदास चतुर्वेदी ये तो एक बड़ा विराट व्यक्तित्व रहा है और उन्होंने जनपद आंदोलन शुरू किया था। और जनपद आंदोलन इसलिए शुरू किया था कि हमें अपनी लोक संस्कृतियों की, लोक भाषा की, लोक भूषा, लोक भोजन, इसकी चिंता करना चाहिए और इसका अनुगमन भी करना चाहिए, अनुपालन भी करना चाहिए। उससे हमारी दिशा सही रहेगी। और इसमें उन्होंने जनपद आंदोलन से ये था कि हमारे यहाँ हिंदी का क्षेत्र, देखिए मलयालम केरल, ठीक, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, तेलंगाना और आंध्र में तेलुगु, ओडिशा में ओडिया, बंगाल में बांग्ला, असम में असमिया, उसी तरह की हमारे पूर्वोत्तर के और राज्यों की भाषाएं हैं। फिर हम झारखंड की, बिहार की वो देख लें, फिर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड देख लें। तो ये अन्य भारतीय भाषाओं वाले राज्य हैं, उनका एक राज्य है। हिंदी भाषा का क्षेत्र लगभग आधा हिंदुस्तान है, इसमें अलग अलग राज्य हैं। उन राज्यों की जो भाषागत विविधता है वो कैसी है? बिहार में आप जाएंगे तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और जो मेरठ की तरफ होती है कोरवी भाषा कहलाती है। हाँ, तो ये अलग हो गई। फिर राजस्थान में जाएंगे, राजस्थानी, वहाँ भी 7-8 प्रकार की भाषा है, ये मारवाड़ी है, ये ऐसे उल्टा है उनका। आपका हिमाचल में हिमाचली, हरियाणवी, वहाँ गढ़वाल में गढ़वाली और कुमाऊनी,
आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो बुंदेली, बघेली और मालवी, निमाड़ी, तो ऐसी ये विविधता है। तो ये हर भाषा का अपना, भाषा के लिए नहीं है वो, क्योंकि भाषा तो समाज की एक अस्मिता का परिचायक है। वो केवल हम अच्छे हैं तुम अच्छे हो ये नहीं है, वो तो एक ऐसा संवाद है जिसमें आपकी आत्मा बोलती है, आपका अस्तित्व बोलता है, आपकी अस्मिता बोलती है। तो वो मालवी को मालवी में संजो, निमाड़ी की निमाड़ी में संजो, और ये हिंदी के महानद में ये सारी नदियों का एक तरह समागम हो, संगम हो। यही हमारी समृद्धि है हिंदी की। तो उसलिए उन्होंने वो जनपदीय आंदोलन, वो जानते थे कि आगे चल के ये चीज़ें राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ईंधन बनेंगी, इसलिए इनको महत्व देते हुए हमें हिंदी को, हिंदी इन सबसे मिलके बनी है, खड़ी बोली हिंदी, वो इसका परमाजे स्वरूप है, जिसमें हमारे आचार्य महावीर साहब द्विवेदी ने बहुत बड़ा काम किया। तो इनको बचा के रखना और इनका ऐसा समरसता, ऐसा एक सामंजस्य समन्वय संजोना कि जिससे हमारा स्वरूप विशाल बना रहे और इसमें आत्मीयता रहे, उसके लिए भी जनपद आंदोलन शुरू हुआ था। आज भी हमें उसी की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है, अचानक देखें आप, उच्चारण में फर्क होता है। जब बिहार या उत्तर प्रदेश का व्यक्ति बोलेगा स्थान बोलेगा, मध्य प्रदेश का स्थान बोलता है, फर्क है ना लहजे में। तो ये थोड़े थोड़े चलते हैं। लेकिन और है एक कहावत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, फिर हमारे वो शादी ब्याह सबके संस्कार, रीति रिवाज, ये सब कितनी विविधता है। तो वो सुरक्षित कैसे होगी? अच्छा, उसके पीछे वो जो लोक ज्ञान अकेला नहीं है, लोक विज्ञान भी उसमें है। उसमें है पेड़ के साथ, पौधे के साथ, पानी के साथ कैसा बर्ताव करना है, जीव जंतुओं के साथ कैसा बर्ताव करना है। ये भी है कि आपको सड़क पर चल रहा है तो आपको क्या व्यवहार करना है। पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर से सार्थक बातचीत के बाद अब चलते हैं हमारे लोकप्रिय सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व वाले गांव पवनार में। ये गांव महात्मा गांधी और विशेष रूप से आचार्य विनोबा भावे की कर्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यहीं आचार्य विनोबा भावे ने 1938 में परमधाम आश्रम की स्थापना की, जो आगे चलकर भूदान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। इस आंदोलन ने भूमिहीनों को जमीन दिलाने और सामाजिक समता स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। पवनार में स्थित आचार्य विनोबा की समाधि आज भी लोगों को सेवा, सादगी और गांधीवादी विचारों की ओर प्रेरित करती है। तो आइए पवनार की सादगी, आध्यात्मिकता और सामाजिक चेतना को महसूस करें इस गांव के जरिए।
बहुत मेहनती हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। संस्कृति संवाद का आज का सफर बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का आनंद भी लिया होगा। अगर आपके गांव या शहर में कोई अनोखी परंपरा, कोई लोक कला, कोई त्योहार या सांस्कृतिक विरासत है तो फिर उसकी एक तस्वीर या फिर उसका वीडियो हमें अपने नाम के साथ इस ईमेल आईडी पे भेजिए। भले वो क्लिप सिर्फ 10 सेकंड की क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें संस्कृति की महक है तो फिर वो संस्कृति संवाद में हिस्सा पा सकती है, क्योंकि मेरा गांव मेरी धरोहर आपके गांव की कहानी को देता है एक नेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते देखिए IGNCA में हाल ही में आयोजित हुए कुछ खास कार्यक्रमों की झलकियां हमारे अंतिम सेगमेंट सांस्कृतिक सुर्खियां में। फिर मिलेंगे आपसे संस्कृति के कुछ नए साउंड्स, कलर्स और शेड्स के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत और आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। हाँ, स्टे इंस्पायर्ड, सेलिब्रेट योर कल्चर एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रेट योरसेल्फ। नमस्कार। IGNCA के मीडिया सेंटर और जिल्द संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में होली पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की थीम थी होली मिलन और कवि सम्मेलन। इस आयोजन में रंग, रस और रचनात्मकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। अरे सारा रा रा जोगीरा, सारा रा रा जोगीरा, सारा रा 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 रा। अरे फागुन के जब रंग चढ़ेता, अरे फागुन के जब रंग चढ़ेता, फागुन के जब रंग चढ़ेता सबके मन हरियाए। अरे फागुन के जब रंग चढ़ेता सबके मन हरियाए। अब बुढ़वा काका रंग लगावे, अरे बुढ़वा काका रंग लगावे, काकी देली गरियाए जोगीरा, सारा रा 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 रा। फागुन का महीना चित चोर करता, बाग में पपीहा शोर, कुमकुम फैला चारों ओर। जीरा हो जीरा हो जीरा, धड़के धक धक जोर। जीरा धड़के धक धक जोर, थोड़ा रंग लगा ले आ, वो पगली अंग लगा ले आ। के फागन के फाग ब्रज रंग रंग धूम मची, अबीर गुलाल ते अंबर लाली छाई है। के ढोलक दमक उठी गली गली नाच हो में, के ढोलक दमक उठी गली गली नाच हो में। खेलबे को लठ मार छोटी बहू आई है, खेलबे को लठ मार छोटी